दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी 30 सितंबर को हुए 69वीं बीपीएससी के प्री के एग्ज़ाम को। तो हम इसको शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि इसमें कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, 140 जीएस के होते हैं और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ को मिला करके पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस बार उन्होंने 5 ऑप्शन ना दे करके 4 ऑप्शन दिए थे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी थी। ठीक है, पेपर काफ़ी लेंदी आया था पिछले साल की अपेक्षा और हम इसको ऑथेंटिक सोर्सेस से इसके आंसर की के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और आप अपना आंसर इससे मिला सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हम हिंदी में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा ए सीरीज वाला पेपर है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। 5G तकनीक के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें सक्षम हो सकती हैं, ये पूछा गया। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। इस क्वेश्चन को इन्होंने यूपीएससी के पैटर्न पर पूछने का प्रयास किया है। यूपीएससी अक्सर नई नई तकनीकों के अनुप्रयोग को पूछता है और इन सब के सवालों में एक ही इनका आंसर होता है कि मोस्टली क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं। तो इसमें भी वैसा ही है कि ये सारे ऑप्शन सही हैं और इसलिए ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो विभिन्न अंतरिक्ष मिशन और वो किस ग्रहों की खोज में गए, कहाँ पे गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो है कैसिनी ह्यूजेंस। ठीक है, कैसिनी ह्यूजेंस जो है वो शनि की खोज में गया था। जूनो जो था वो बृहस्पति की खोज में गया था। आर्टेमिस चंद्रमा पे गया था। वेरिटास शुक्र पे गया था। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ऑप्शन ए में मिलता, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कपड़ा दिया है और उसकी उत्पत्ति को पूछा है। ठीक है, किस कपड़े से, मतलब कौन सा जो कपड़ा है वो किस पौधे से निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें लिनेन। लिनेन जो है वो सन का पौधा, मतलब सन से निकलता है। फिर आता है जटा। जटा जो है वो निकलता है बतख और गीज के पंख से। फिर आया मुहायर। मुहायर जो है वो निकलता है अंगोरा बकरी से। और फिर डाउन। डाउन जो है वो आता है नारियल के पौधे से। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये हमें मिलता है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में ये मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो उन्होंने यूपीएससी की तरफ से 2 स्टेटमेंट देके पूछा है और ये दोनों स्टेटमेंट ये हैं कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया शोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है, एनसीसी। तो ये ऑप्शन इन्होंने काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के पिछले बार का जो इनका पैटर्न था उसकी अपेक्षा। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं साइंस के। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी वाला सही है। एक और दो दोनों। आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन को। हमारा पांचवा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है, कंप्यूटर की भाषाओं पे सवाल पूछा है कि कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल और जावा। ये तो वैसे ईजी है क्योंकि हम डेली यूजेज में इनको सुनते रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ये सारी की सारी कंप्यूटर भाषाएं ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट और छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखी कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म इन्होंने पूछ लिया। तो जीपीटी का फुल फॉर्म हम ऑप्शन पढ़े बिना आपको बता देता हूँ, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो जीभ से जुड़े स्वाद को पूछ लिया गया है। ठीक है, इन्होंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें क्वेश्चन को लेंदी बना दिया है। तो इन्होंने पूछा है निम्न में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है। ठीक है, मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। ठीक है, इन्होंने पूछा इनमें से कौन जीभ का स्वाद नहीं है। तो जीभ का स्वाद इसमें सिर्फ 2 नहीं है, एक तो नमकीन नहीं जो तीसरे नंबर पे है और दूसरा खट्टा। नमकीन और खट्टा ये जीभ के स्वाद नहीं होते हैं, इनके अलावा सारे जीभ के स्वाद हैं। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें सवाल को। बहुत सारी आवाज़ आ रही बाहर से गाड़ियों की निकलने की। अब हम आगे देखते हैं, इसमें फिर साइंस का सवाल पूछा है और इस बार का क्वेश्चन ये है कि जोड़ा मिलाना है और पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। एनोरेक्सिया, नींद संबंधी विकार, इनसोम्निया खाने का विकार, डिस्पनिया सांस की तकलीफ, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। ठीक है, इसको मिलाने को इन्होंने दिया है, कौन सा सही है। तो जो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे सही नहीं है। 2 ऑप्शन कौन से सही हैं, एक तो डिस्पनिया या सांस की तकलीफ की बीमारी को डिस्पनिया कहते हैं। ठीक है, तीसरा वाला, और दूसरा ये चौथा वाला एनोस्मिया, ये गंध से रिलेटेड होता है एनोस्मिया। तो इस प्रकार ऑप्शन केवल 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी सही है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। जो पल्सर है वो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा कि सफ़ेद नीलम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सफ़ेद नीलम के द्वारा हम प्रयोगशाला में हीरो को बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
आप बताइए, क्योंकि नायलॉन से कपड़ा बनता है, टेरिलीन से और केवलर से नॉर्मल वाले कपड़े बनते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए ट्वीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 12वां क्वेश्चन है HMX के पूर्ण रूप, यानी कि HMX का फुल फॉर्म। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ये इसका फुल फॉर्म है, और हर मैजेस्टीज एक्सप्लोसिव, ये इसका फुल फॉर्म, बाकी सारे नहीं है। 1 और 4 हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में टेस्ला द्वारा लॉन्च किए गए ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम? ये काफ़ी चर्चा में रहा था, और ये रोबोट जो हमारा था वो था सोफिया। टेस्ला ने सोफिया नाम का ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनहट्टन परियोजना क्या थी? ये आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हाल ही में एक मूवी आई थी ओपेनहाइमर, हॉलीवुड की, काफ़ी फेमस आई थी। ओपेनहाइमर मूवी में अमेरिका का जो पहला परमाणु परीक्षण था उसको दिखाया गया था। उसी परियोजना का नाम मैनहट्टन था। तो यहाँ पूछा गया कला नीलामी, न्यूयॉर्क, रियल एस्टेट परियोजना, थीम पार्क नहीं, ये सब कुछ नहीं था, बल्कि परमाणु हथियार से रिलेटेड अमेरिका की योजना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये तो जितने भी चश्मा लोग लगाते हैं उन सबको पता होना चाहिए, मैं भी लगाता हूँ। ये वक्रता केंद्र हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछ रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ये क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, ये बहुत टाइप से आते हैं, हर एक विशेष एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक डायनेमो, एक मोटर, की कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में ये बदलता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फोटो बनाते हैं, तो वो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल यही प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा 17वां क्वेश्चन ये है कि विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? ये काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, डीप में जा के साइंस के क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन है विलय की सांद्रता। विलायक में प्रति इकाई आयतन जो होता है वो उसमें विलय की मात्रा को सांद्रता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्या है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? कोविड टीका तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले 3-4 सालों से, जब से कोविड आया है। आपको बताना है ये कैसे प्रतिरक्षा को उत्तेजित करते हैं। पहला ऑप्शन है जीवित क्षीण सार्स कोवी वायरस को प्रवेश करा के, एक वास्तविक सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, सार्स CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करके, और सार्स CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करके। आपको बताना है कि कैसे कोविड टीका काम करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी बॉडी में आपने सुना होगा बहुत सारा एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, एंटीबॉडी डेवलप करा के। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ये एकदम अनुप्रयोग वाले एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी के सभी बिजली के सुचालक हैं, और इन्होंने कुचालक पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो काफ़ी सारा आपको पता होगा, जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक का नाम आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अब बताइए, उनका अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाप के बल का अनुभव होगा। मैं इसका आंसर बताऊं इससे पहले एक चीज़ बता दूं, आप लोग मेरा आंसर सुनने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद इसके आंसर देने का प्रयास करिए, उसके बाद आप आंसर सुनिए, ताकि आपको पता चले आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो आप बताइए कि चंद्रमा से दो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से एक समान गिराई, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं अगर गिराई जाएंगी तो क्या होगा? बताइए। इसका जो सही जवाब है कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि आप चंद्रमा से चाहे 10 किलो की वस्तु गिराएं, चाहे 100 किलो की, वो एक ही वेग से नीचे गिरेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? अब बताइए, इसमें टीका काफ़ी चर्चा में रहा कोविड की वजह से, इसलिए टीके से रिलेटेड क्वेश्चन खूब सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संक्रमण में रख करके टीके प्रतिरोधक काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? नई नई जो परत जुड़ती जाती है भूमि में, आपको बताना। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यानी कि 22 क्वेश्चन आपके साइंस के आए हैं। ठीक है, आपको बताना है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भूस्खलन कहते हैं, निस्खलन, सबडक्शन भूकंप, समुद्र तल का फैलाव, संवहन, भूकंप। ये कौन सा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। समुद्र तल का जब फैलाव होता है तो अलग अलग परतें जुड़ती जाती हैं। ठीक है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ये तो एकदम सिंपल है, पेंजिया सिद्धांत नहीं होगा, प्लेट टेक्टोनिक भी नहीं होगा, प्लेट सीमा सिद्धांत भी नहीं होगा, ये महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है। जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उसको दिया गया है, तो आपको ये, आप ज्योग्राफी में सारे सिद्धांत पढ़ते हैं, उन्हीं से रिलेटेड पूछ लिया गया है। अलग अलग धीमी धीमी गति से प्रभावित होते हैं जो टुकड़े हैं, वही महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीप का विस्तार होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि mRNA पद विस्तारित रूप, mRNA का फुल फॉर्म इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, यहाँ पे बाकी तो सब में राइबो न्यूक्लिक एसिड लगा है, बस एम का मतलब आपको जानना है। एम का मतलब मैसेंजर है, म्यूटेंट है, मॉडिफाइड है या नेमोनिक है। तो आपको पता है यहाँ पे mRNA जो होता है वो संदेश वाहक का काम करता है, मतलब मैसेंजर है वो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
बढ़ते हैं 26वें पे। हमारा 26वां है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। ये भी खूब बार पूछा जाता है। आपको याद रखना कि एसी करंट को डायनेमो के द्वारा उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या होता है आपको बताना है। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, ठीक है। वो अधिक नहीं होता, विमाहीन भी नहीं होता है, यानी कि उसमें एक दिशा होती है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। हमारा ऑप्शन है औषधि प्रभाव, आणविक लक्ष्य, रासायनिक संरचना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आणविक लक्ष्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन पे। हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। आप बताइए, प्रतिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उनकी दर को कौन धीमा करता है। उत्प्रेरक, वर्धक, सामंगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। ये कॉमन सेंस का सवाल आपको नहीं आता होगा तो आप बना लें, क्योंकि वर्धक, उत्प्रेरक, प्रेरक ये सभी बढ़ाते हैं उत्क्रिया की दर को। और इसमें पूछा कौन धीमा करता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 30वां सवाल की आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट जो नर्व्स होते हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में। ये भी आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, कॉमन सेंस का, आपको नहीं पता तब भी लगा लेंगे कि तंत्रिकाएं जो है वो कहाँ मिलेंगी, नर्व्स कहाँ मिलते हैं, नर्वस सिस्टम में मिलेंगी बस। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31वें सवाल पे। 31वां जो हमारा सवाल है वो है कि शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमिसॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाइए, ये स्थान कहाँ पे है। ये करंट का सवाल है, करंट में चर्चा में रहा था। ये सब नए नए द्वीप में जहाजों का मलबा मिला है पुराना, तो ये कहाँ पे आपको लगाना कि गोवा के तट पर, लक्षद्वीप के तट पर, तमिलनाडु के तट पर या उड़ीसा के तट पर। आप बताइए, आपने करंट पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा के तट पर, ठीक है। अब हम आते हैं 32वें सवाल पे। G20 तो काफ़ी चर्चा में रहा था, तो G20 से संबंधित सवाल पूछ लिया कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% है, वैश्विक व्यापार का 50% है, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या G20 देशों में रहती है। तो आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें यह सही है कि विश्व की जीडीपी का 85% G20 देशों के पास है, विश्व की 2/3 जनसंख्या भी है, लेकिन वैश्विक व्यापार का ये 50% नहीं है, बल्कि ये 70-72% के आसपास है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूस के वैगनर भाड़े के समूह का मुखिया कौन है। ये काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इसने पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी और बाद में उसके कुछ दिन बाद उसकी एक प्लेन दुर्घटना में मौत भी हो गई थी। तो ये कौन था वैगनर ग्रुप का मुखिया, तो ये प्रिगोजिन था, योवगेनी प्रिगोजिन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32, 33, 34वें सवाल को देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है। ये जेंडर गैप इंडेक्स काफ़ी चर्चा में रहती है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। इसमें भारत की रैंकिंग अच्छी नहीं है जेंडर गैप के मामले में, 126 है, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में, एलिजाबेथ द्वितीय इनकी मौत हो गई थी इसलिए ये चर्चा में थी, और इनके बारे में कौन सा 4 फैक्ट लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट इनमें से सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जिनकी मौत हुई थी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको आंसर सही दे दूं, आप ठीक करिएगा फिर देखिएगा आपका सही है गलत। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और ब्रिटेन के अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाली ये वो रही हैं महारानी, और 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अब इन्होंने ऑप्शन क्लोज में दे रखे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत होगी अगर आपने एकदम से याद नहीं किया होगा कि 66, 72, 68 कितने तक शासन किया, ठीक है। खैर इसका आंसर ये है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो का विषय क्या था। ये डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो हर साल आयोजित होता है, कभी बैंगलोर में कभी गुजरात में, और उससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसका जो थीम था वो था गौरव का मार्ग, द वे ऑफ ग्लोरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखते हैं 37वें क्वेश्चन को। हमारा 37वां क्वेश्चन है कि थॉर्डिंग्युट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। ये मतलब करंट के सवाल हैं, कहीं पे मनाया गया होगा, आपको बताना चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार, कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये म्यांमार में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा थॉर्डिंग्युट महोत्सव। अगले क्वेश्चन देखते हैं 38वां कि व्हाइट हाउस के संबंध में से कौन सा विचार करना, ठीक है। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। ये ऑप्शन सही है, आपको सबको पता होगा। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। आप बताइए आपका कौन सा आंसर, आपने कौन सा टिक किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से ये तीनों ऑप्शन सही हैं और पहला वाला गलत है। व्हाइट हाउस का पता पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नहीं है, क्योंकि ये पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में नहीं पड़ता है। इनके राष्ट्रपति जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, तो ये वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा और इन तीनों ऑप्शन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, 2, 3 और 4। देखते हैं नेक्स्ट 39वें सवाल को। हमारा 39वां सवाल है कि नेट मॉनिटरिंग को कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, इसके प्रचार के किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है। नेट मॉनिटरिंग क्या है ओवरऑल, इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। तो आपको बताइए आपका क्या आंसर, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका सी, कि एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है, इसी को नेट मॉनिटरिंग कहते हैं। आप इतना याद रखना कि बिजली, मीटर, ऊर्जा इन सबसे रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने रंगों को पूछ लिया है, कौन सा रंग किस रंग से मिला के बनता है, ठीक है। 40वां सवाल, मजेंटा, टील, मोव और सियान को पूछा इन्होंने, ठीक है।
आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा मैजेंटा है वो लाल और नीला को मिलाकर बनता है। मैजेंटा लाल और नीले को मिलाकर बनता है। जो टील है वो नीला, हरा और सफ़ेद को मिलाकर बनता है। जो मोव है वो नीला, लाल और सफ़ेद को मिलाकर बनता है। अब बचा सियान, वो है हरा और नीला को मिला के, और इस कॉम्बिनेशन में ऑप्शन ए सही बैठता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 41वें सवाल को। हमारा 41वां सवाल है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। आप अभी हाल ही में टाइटन मलबे को देखने टाइटन टूरिज्म करवा रही थी और वो खुद ही फट गई थी। ठीक है, आपको बताना है, ये करंट का सवाल है, काफ़ी न्यूज़ में था। वो कौन थी, उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना उसका नाम खुद ही टाइटन था। ठीक है, आगे बढ़ते 42वें सवाल को देखते हैं। ये भी मिलान करने को है कि जूते और उसका विवरण, फैशन वाले। ठीक है, बैरेंट, स्टिलोस, एविएटर, सिनोग, ब्रॉक, इनका विवरण क्या है, कौन क्या है, जूता है, फैशन सामग्री क्या क्या है। ठीक है, अब आप बताइए आपने कौन सा ऑप्शन मारा है, क्योंकि ये काफ़ी मुझे तो टफ लग रहा है बीपीएससी के लिहाज से। ठीक है, तो जो बैरेट है ये एक प्रकार की टोपी है, ये कोई जूता नहीं है। ठीक है, जो स्टिटोज है ये एक प्रकार से धूप का चश्मा है। और जो एविएटर्स है, ठीक है, एविएटर्स पुरुष के, सॉरी यहाँ पे जो बी वाला है वो चश्मा नहीं होगा, बी जो है महिलाओं के जूतों का एक प्रकार है। ठीक है, तो जो स्टिटेलोज होता है वो महिलाओं के जूतों का प्रकार होता है। बैरेट तो जो है, बैरेट बैरेट तो टोपी होती है। बैरेट तो काफ़ी मतलब चर्चा में रहती है, बैरेट बैरेट लोग पहनते हैं। बैरेट तो एक टोपी होती है। अब आता है एविएटर क्या होता है। ठीक है, एविएटर जो है, एविएटर एविएटर धूप का चश्मा होता है। और जो चिग्रोन होता है ये केस विन्यास होता है। और ब्लॉक जो होता है वो पुरुष के जूते का एक प्रकार होता है। तो इसका इस ऑप्शन के अनुसार कॉम्बिनेशन बी बन रहा है, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट 43वें सवाल को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। उन्होंने एक, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप नहीं, एक इंटरव्यू दिया था बराक ओबामा ने, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो उन्होंने अपना अपना जो इंटरव्यू था वो एथेंस में दिया था। अब हम बढ़ते हैं, हिस्ट्री के सवाल यहाँ से शुरू हो जाएंगे। और इन्होंने पूछा कि, नहीं हिस्ट्री नहीं, अभी खेल पूछ रहे हैं, करंट के सवाल हैं कि खेल के संदर्भ में कौन से जोड़े सही तो मिले थे। कि फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, विनर रोज वाटर रेस विंबलडन ट्रॉफी, रोलेंस गैरोस यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डफने और कुस्ट मेमोरियल कप। ये उन्होंने पूछा कि कौन सा ये किससे रिलेटेड है और कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। इसमें से केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। विनर्स रोज वाटर रेस ये विंबलडन ट्रॉफी महिला की इन्होंने जीती, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डफने क्रिकेट मेमोरियल कप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं 45वें क्वेश्चन को। हमारा जो 45वां क्वेश्चन है वो है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया। ठीक है, कितनी भाषाओं को पूरा किया, तो इसमें 40, 233, 576 और 984। बताइए, इसका आंसर सही है, 576 भाषाओं को पूरा किया। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तमिलनाडु, सिक्किम, असम और मेघालय। तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु ने गिद्ध संरक्षण से इसका आंसर किया। ठीक है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। कछुआ पूछा गया किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। अब बताइए, नतातंगी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पींच राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नतातंगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है, अपने पार्लियामेंट में इन्होंने एक एक्ट पास कराया है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। ठीक है, तो ये ग्रेड 6 से जोर देती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और 91वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 51वां क्वेश्चन है कि भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किससे कर लिए हैं, UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA और UK। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया है। ठीक है, क्योंकि UK के साथ और USA के साथ बातचीत चल रही है, USA और UAE के साथ भारत का पहले ही समझौता हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 52वां है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलियार्डेम्ब्रिड्स कहा जाता है के टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं। ग्रीस, भारत, रूस और चीन। तो इसका आंसर है रूस, ये जीवाश्म रूस में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई संरक्षण से संबंधित है।
लिस्बन घोषणा, लिस्बन मतलब स्पेन की राजधानी है। वायु, पर्वत, महासागर, मीठे पानी के ग्लेशियर, तो इसका आंसर है महासागर। ये समुद्र से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 55वें क्वेश्चन को। हमारा 55वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, घोड़ा, हाथी या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कौन सा सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। ये तो एकदम इजी सा है, इंडिया गेट अभी यूनेस्को की साइट में नहीं आया है। 57वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई? डीपीएसपी किससे लिए गए? ये तो एकदम इजी सा है, आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में बना। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ये तो चलता रहता है पूरी दुनिया में, लेकिन इस समय आपको बताना है कि सबसे महंगी मुद्रा इन ऑप्शन में से कौन है? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी, जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो सबसे महंगी है, क्योंकि ब्रिटेन की मुद्रा पहले जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में था तो ब्रिटेन की मुद्रा इतनी महंगी नहीं थी, अब ज़्यादा महंगी हो गई। देखते हैं नेक्स्ट 60वां सवाल कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2022, 24, 30, 47। तो याद रखिएगा इसका आंसर है 2030। बिहार को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करके प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 61वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का किससे संबंध है? आजीवक, वैष्णव, बौद्ध, शैव। ये तो इजी है कि चैत्य, स्तूप, विहार ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सी ऑप्शन चाहिए। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजिनी क्या है? आपको बताना है कि सुजिनी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सुजिनी एक कढ़ाई का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63वां कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तत्वशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। आपको गलत कथन बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, पहली बात तो बिहार के बांका जिले में नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा है कि पाल वंश के राजा गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, ये सही है। वज्रयान धर्म यहाँ फला फूला वज्रयान धर्म यहाँ पे फला फूला, सॉरी यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना गोपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने करी थी। ठीक है, तो 1 और 2 गलत हो जाएगा। वज्रयान यहाँ पे फला फूला, ये सही है। खगोल, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन की अच्छा होता है तो ये भी सही। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 2 यानी कि सी, ये गलत है, बाकी दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण आपको लिखने के कारण क्या क्या हुआ था? कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। अब बताना है ऑप्शन में से कौन सा सही है। केवल 1 2, 1 2 3, 3 4 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन नहीं। इससे पहले विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच एक युद्ध हुआ था, उसमें बारूद का प्रयोग हो चुका था, तो ये नहीं माना जाएगा कि बारूद का आगमन पहली बार हुआ। और मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ बाबर के आगमन नहीं, मेहराब और गुंबद इससे पहले तुर्क तुर्क जब आए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी प्रयोग होते थे। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। हाँ, तैमूर राजवंश स्थापित हुआ और तोपों की शुरुआत बाबर ने की, तो तीसरा और चौथा सही है, बाकी ऊपर के दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये था सूरत। सूरत को काबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं 66वां अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसकी थी? याद रखना इसका आंसर है मराठा। शिवाजी ने अष्ट प्रधान की की थी, स्थापना की थी अपने प्रशासन में। विजयनगर में इसी से रिलेटेड एक आ जाता है कि विजयनगर में अष्टदिग्गज की स्थापना करी है, लेकिन वो प्रशासन का पार्ट नहीं थे, वो अष्टदिग्गज कवि होते थे, उनके दरबार में पाए जाते थे। ठीक है, हम देखते हैं 67वें क्वेश्चन की बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। तो याद रखना अजंता में स्थित है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बौद्ध से रिलेटेड है और अजंता जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बाकी एलोरा वगैरह में जैन और ब्राह्मण धर्म भी मिलते हैं। ठीक है, 68वां देखते हैं कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। हुएन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया। कौन सा सही है इसमें बताना है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और वहनसांग हर्ष के समय में आया था, इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिलाने वाला आया है कि कौन किससे रिलेटेड था। ठीक है, तो चरक क्या थे? चरक चिकित्सा से रिलेटेड थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त जो थे वो आई थिंक ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, क्योंकि इन्होंने पहले कौन सा था, न्यूटन ने क्या दिया था, वो कौन था, न्यूटन ने कौन सा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था, उससे पहले ब्रह्मगुप्त ने दे चुके थे। अब आते वराहमिहिर। वराहमिहिर ज्योतिषकार थे और विशाखदत्त तो नाटककार थे। तो इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन के अनुसार ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69वें और 70वें क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो ये था बलबन। भारत में बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत करी थी। ठीक, अब देखते हैं नागपंथियों, सिद्धियों और योगी ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? इन्होंने उत्तर में बनाया।
क्योंकि दक्षिण में रामानंद थे। रामानंद इस भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लेकर के आए थे। उत्तर में नाथपंथी, सिद्धि और योगी थे। ठीक है, अब देखते हैं 72वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। वो ये है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में, वुड का डिस्पैच जो आया था 1854 में, उससे रिलेटेड दो फैक्ट हैं, दो स्टेटमेंट है कि इनमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण पर जोर दिया। तो ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन सही है। वुड के डिस्पैच में इनका जिक्र था। अब देखते हैं 73वां क्वेश्चन को। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? बिहार में मैथिली भाषा किसके शासनकाल में फली फूली? तो ये कर्नाटक राजवंश के शासन में फली फूली। नेक्स्ट देखते हैं 74वें क्वेश्चन को कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह, चंपा, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो ये था ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने निरस्त कर दिया था। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा लिटन लाया था, इसको गैगिंग अधिनियम कहते थे और रिपन ने इसको हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्र में देखते हैं लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही हैं। ये ऑप्शन रहे 1 and 2, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है मेयो के संबंध में? इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, बाकी के दोनों गलत है। असमानता को सुधारने का प्रयास किया। अंग्रेज कभी असमानता भारत में सुधार ही नहीं सकते। असमानता सुधर जाएगी तो उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, इसलिए गलत है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। वास्तविक आवश्यकता तो इन्होंने प्रांत ना केंद्र किसी की नहीं सुधारी थी, इसलिए ऑप्शन 1 2 सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। नीतिशार कामंदक ने लिखी थी। फुतुह आलमगीरी किसने लिखी थी? फुतुहात ए आलमगीरी किसने लिखी थी? ये लिखी थी ईश्वरदास नागर ने। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्न में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने जो है तो समुद्रगुप्त के पास भेजा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? आपको बताना है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1912। इसमें बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल से अलग हुए थे और फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा भी अलग अलग हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट 81वें क्वेश्चन को कि इसमें स्टेटमेंट दिया हो और गलत स्टेटमेंट को हमें कोट करना है, मतलब बताना है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से मिल लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बताने हैं। याद रखिए, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है हमारी वो ये ना हो करके वो हमारी है सुपीरियर लेक। ठीक है, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, ये सही है। इसकी सीमा युगांडा के 4 देशों से लगती है। ये भी गलत है। तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया, ये तंजानिया से नहीं लगती है। ठीक है, रवांडा और केनिया से लगती है। और यानी कि पहला आपका गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, ये सही है। इससे नील नदी एकमात्र निकलती थी, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 इसके गलत हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हीट वेव क्या है। हीट वेव, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। इन्होंने ना उल्टा स्टेटमेंट दे दिया है कि मैदानी इलाके में 40% और पहाड़ी में 30%, तो उसको हीट वेव माना जाएगा। तो यानी कि दोनों गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 83rd क्वेश्चन को कि खोजकर्ता और जन्म स्थान कितने कहाँ पे क्या हो जाए। ठीक है, कौन खोजकर्ता कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रैक, फर्डिनेंड मैगलन। ये मैगलन इसने पूरी पृथ्वी घूमी थी नाव लेकर के, मतलब समुद्र के रास्ते। हम देखते हैं इनमें से ये पूछ रहा कौन कहाँ का रहने वाला था। ठीक, जो कोलंबस था, तो कोलंबस जो था वो इटली का रहने वाला था। ठीक, और जो कार्टियर था, कार्टियर फ्रांस का रहने वाला था। और सर फ्रांसिस ड्रैक ये यूके का रहने वाला था। और मैगलन जो था वो पुर्तगाल का निवासी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं, यानी यूएई कौन कौन से रियासती राज्यों से मिलकर के बना। ये 7 अलग अलग इसको क्या इसका है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 7 अमीरात पाए जाते हैं यूएई में, उन्हीं 7 अमीरात को मिला करके यूएई बना है। तो आपको बताना इनमें से कौन कौन से अमीरात को मिला के यूएई बना है। तो इसका ऑप्शन जो सही वाला हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी, जो कि इसकी राजधानी है, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, फुजराह,
राशल खैमा, ये इन शर्तों को मिला के यूएई बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं 50वें क्वेश्चन को, ये है कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ओरमांझी, मंदार, फेडल नगरी। स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा झारखंड के उड़ीसा से निकलती है, ठीक है। इन्होंने गांव पूछ लिया कि किस गांव के पास स्वर्णरेखा नदी निकलती है, तो ये नगरी गांव है तो नगरी, और ये है गांव, इसके पास से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट 86 क्वेश्चन को, ये इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बिहार में ही है, पश्चिमी चंपारण में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, आपको बताना है कि गजनेर वन्यजीव अभयारण्य ये भी बिहार में नहीं है। भीमगांव वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार में है, तो यानी कि 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन जो कि बिहार का राज्य पक्षी, सॉरी बिहार का नहीं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो उसके बारे में कथन दिया कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय यानी कि एक्सटिंक्ट जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें कोई क्रिस्टलीन नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो चौथा स्टेटमेंट तो हमने बताया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये सही हो जाएगा। और यह इकोलेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है, ये भी सही है। यह लोकेशन के आधार पर आगे बढ़ती है। इसमें क्रिस्टलीन नेत्र लेंस नहीं है, ये भी सही है। इसीलिए ये अंधी होती है, मतलब इसको दिखता नहीं है। और ये IUCN के तहत लुप्त प्राय है, ये सॉरी एंडेंजर्ड मतलब इसका होता है। तो ये भी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये सारे के सारे सही हैं इसके। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं 88 क्वेश्चन। गंडक नदी का दूसरा नाम पूछा, ये तो काफी इजी सवाल यहाँ पे पूछ लिया उसने। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? नारायणी नदी, ऑप्शन सी। फिर पूछा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? अब आपको बताना है कि मुंगेर, सारण, सिवान और जमुई, इनमें से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो इसमें जमुई जिले में सोना पाया गया है, ठीक है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी और मयूराक्षी नदी। तो आपको बताना है कि त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर किसका निर्माण किया गया है, ठीक है। अब 2 अभिकथन वाले 91 क्वेश्चन में आया है। यह कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ये इसका अभिकथन है और कारण क्या है कि किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त हुए थे। ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही पर व्याख्या सही नहीं, ए एक सही आर गलत, आर सही ए गलत है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सही भी है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं 92वां क्वेश्चन हमारा क्या है। वो है बिहार की मिट्टी से मिलान कराने को इन्होंने दे दिया है, फिर ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली और किसका किससे मिलान होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो जवाब है धारवाड़ जो चट्टान प्रणाली है वो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम है, सबसे पुराना है और आर्कियन यानी एक का जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे को विंध्यन चट्टान प्रणाली। जो विंध्यन चट्टान प्रणाली है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट यानी कि ऑप्शन 4 से मिल जाएगी, ठीक। सी है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, ये किससे रिलेटेड? ये हिमालय वालों से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको बस ऐसे पूरा रटना नहीं, आपको ऐसे याद रखना कि क्वाटरनरी मतलब हिमालय से रिलेटेड, विंध्यन मतलब बलुआ पत्थर, धारवाड़ सबसे पुराना है और आर्कियन का हिस्सा, ठीक है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली ये तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, एकदम उधर जहाँ पे बिहार में खूब सारे वन वगैरह हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट 83 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल होते हैं। हमारे ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप बताइए कौन सा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में इतनी सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हुए देखते हैं कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, भूटान की जो कि राजधानी है, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय होता है। ये आपको वही है, जोड़ना घटाना है कि कितने डिग्री इधर होने पे कितने मिनट का समय घट बढ़ जाता है। तो आप बताइए भूटान में क्या होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री से इसका पैरेलल में कितना चलता है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है 6 PM, यानी कि 6 घंटे भूटान का समय 90 डिग्री से आगे है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही कथन है वो है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, अभ्रक कोडरमा के लिए फेमस है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 96वां क्वेश्चन कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? आप बताइए। वहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मोस्टली लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि 180 देशांतर रेखाएं हैं, नहीं, क्योंकि वो तो जीरो होगा और वापस आके 179 फिर होगा, फिर जीरो आ जाएगी, तो इसलिए 179 है, 180 नहीं, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 97 क्या है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये बिहार के कोसी मैदान को पूछा गया कि समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटी है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है बघेलखंड। बघेलखंड में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? ये काफ़ी चर्चा में रहा था। उत्तराखंड में नेपाल और उत्तराखंड के लोग में जो काली नदी बहती है उस पर विवाद था। ठीक है, ये पूछा कि कौन सी सीमा तिब्बत से नहीं लगती? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है वो तिब्बत से नहीं लगता है, उत्तरकाशी और चमोली लगता है। एल नीनो कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। पेरू ऑस्ट्रेलिया के पास होती है, वहीं से प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 101 क्वेश्चन को। ये यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहला है कॉलेजियम प्रणाली, जो कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स में जजों की नियुक्तियां होती हैं, उनसे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा सीजीआई मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यरत होते हैं। तो ये सही है। फिर इसकी संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम का आरंभ किया, नहीं, ये गलत है। संसद ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम न्यायालय प्रणाली के तहत की जाती है, ये भी सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में किया गया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि पीएन भगवती के समय में जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत करी थी वो पीआईएल की शुरुआत करी थी, ना कि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम। तो यानी कि 2 ऑप्शन गलत हैं, ये 1 और 3 इसका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 102वां क्वेश्चन कि भारत के 42वें संविधान संशोधन के में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करें कि इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए नीति निर्देशक जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 ए, 45 ए और 47। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में क्या है, नहीं अभी और है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। आपको यहाँ पे सही नहीं बल्कि गलत बताना है कि इनमें से कौन कौन से गलत हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन कौन सा गलत है। नंबर 1 में हम यहाँ पे चौथा देखते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी सही है, पहला वाला। यहाँ पे ये गलत है, 8 नहीं बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां उसके बाद जोड़ा गया था। और ये भी गलत नहीं, सिद्धांत जो है ये पहले से संविधान में दिए गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़े गए थे। यानी कि गलत को अगर हम देखें तो तीसरा गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। इस हिसाब से गलत हमारा हो जाएगा 1 और 4, सॉरी 1 और 4 नहीं, ये तो सही है, 2 और 3 गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? कि आदिम लक्षणों के संकेत हों, विशिष्ट संस्कृति हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आती हो, पिछड़ापन एवं भौतिक अलगाव की स्थिति हो। ठीक है, याद रखिएगा ये सही सभी के सभी क्राइटेरिया हैं एसटी के जाति घोषित करने के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया था, यूएसए से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? 14, 15, 17, 22। तो ये फंडामेंटल राइट के तहत अनुच्छेद 17 के तहत। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद। तो ये संसद के पास है। ठीक, देखते हैं 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, तो ये अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? आपको बताना कि सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनरवा मिल बनाम भारतीय संघ, या ए और बी दोनों की बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, तो आपका देखना कि मूल ढांचा ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हर वक्त सरकार और कोर्ट की लड़ाई में भी मूल ढांचे का जिक्र आता रहता है। तो ये केशवानंद भारती केस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर कि कौन सी पार्टी की कब स्थापना हुई थी? ठीक है, तो पहले देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में हो गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मार्क्सवादी वाली, मार्क्सिस्ट को बोलते हैं। और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, ये तो आज़ादी से पहले भी हुई थी। फिर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती वाली, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, इसकी 1998 में हुई थी, जब ये कांग्रेस से अलग हुई। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत सदस्य सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई सांसद जब है या विधायक पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा में अपनी मातृभाषा में बोले, ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 110(1), 122(2), 120(1), ये ए बी दोनों। तो इसका ऑप्शन है 120(1), ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वह है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विदेशी परिसंपत्तियां, एफसीए, सोना, एसडीआर जो कि आईएमएफ का है, और अनारक्षित किस्त स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना कि पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही। अनारक्षित किस्त स्थिति ये इसमें नहीं है, तो यानी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, सी नंबर। 112वां देखते हैं कि उत्पत्ति के नियम के बारे में कथनों पर विचार करें।
ये इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी की तरह इन्होंने सवाल पूछे हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट दे करके। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही जवाब है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। ये सही है। उत्पत्ति का नियम वही है। ये मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स खूब डीप में एनालिसिस करके समझे तो इसका आंसर दे लेंगे। जैसे कोई वस्तु है, जैसे भारत ने चाइना की किसी वस्तु पे प्रतिबंध लगा दिया, परंतु चाइना जो है अपनी वस्तु को डायरेक्ट चाइना से ना भेज करके किसी अन्य देश जैसे जापान, ताइवान या फिर के थ्रू भारत में भेजता है, तो उसको उत्पत्ति का नियम कहा जाता है। और इसके तहत भारत जापान से किसी अन्य देश से भी चाइना के माल पर आने वाले माल पर प्रतिबंध लगा सकता है। यही है उत्पत्ति का नियम। उसी को पूछा गया कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, तो ये सही हो जाएगा। फिर उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इनका उपयोग महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयात स्रोतों पर निर्भर करते हैं, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन डी सही है सभी। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो कि प्रति 10,000 जीवित बच्चों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। कितना ज़्यादा फैक्चुअल पूछा है कि 1950 में कितनी थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सैंपल रजिस्ट्रेशन के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये वाला गलत है। ये प्रति 10,000 नहीं, प्रति 1,000 शिशुओं जीवित शिशुओं पर किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होने से ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 1950 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। 1950 में शिशु मृत्यु दर 89.6, ये सही है फैक्चुअली रूप से। और तीसरा भी सही है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, ये भी गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश ना होकर के बिहार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 114वां सवाल। वो ये है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती जो सक्षम बनाती। ओवरऑल ये पूछ रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो निर्माण होता है वो कैसे माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे 4 जिन्होंने स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें एक ये है कि किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, यानी कि किसी भी देश के लोग अधिक धन जमा कर लें, क्या उसे मानव पूंजी निर्माण माना जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि मानव पूंजी का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर गुणवत्ता में कुछ सुधार हो। तो धन जमा करने से गुणवत्ता में सुधार हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा है ज्ञान में वृद्धि से। क्या ज्ञान में वृद्धि मानव पूंजी होगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो मानव कैपिटल बन ही पाए। कई बार ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति जो है मानव पूंजी नहीं बन पाता और वो आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। और फिर तीसरा है कौशल स्तरों में वृद्धि से। ये एकदम सही, क्योंकि आपका अगर स्किल डेवलप होगा तो आप मानव पूंजी बन जाएंगे। फिर चौथा है देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करनी थी। ये भी सही होगा, तो तीसरे की तरह ही। तो इस प्रकार केवल 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं 115वां क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, 115वां क्वेश्चन ये है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो पहला स्टेटमेंट वो ये है कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। फिर दूसरा है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यहाँ देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती। शोधन अक्षमता एक व्यवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। नंबर 4 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक है। अब इसमें हमें बनाना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो मैं आपको सही की अगर बात बताऊं, इसमें ना पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ये इन्होंने उल्टा स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, और केवल चौथा सही कि भारत में ये एक नियामक संस्था है इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार केवल चौथा सही, तो ओनली 4 किसमें है, सी वाले में। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 16वां हमारा क्या है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। 1956, 1954, 1952 और 1950 में। तो ये तो आप सबको पता है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति 1956 में आई थी, ऑप्शन ए। देखते हैं 17वां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यूपीएससी की तरह इन्होंने दिए हैं, खूब सारे लंबे लंबे स्टेटमेंट लिख करके, और उसी तरह हिंदी को भी लिस्ट रखा है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PLI की नहीं थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो गवर्नमेंट देती थी, उसके बारे में पूछा है। ये 2022 के बजट में थी। ठीक है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां दोनों शामिल हैं। ठीक है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, ऑल अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रखा कि इसी में कन्फ्यूजन हो जाए, पर भी आपको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा इसमें गलत चयन है।
इसमें ये आपका चौथा वाला सही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने लिखा है, आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि 2 श्रेणियाँ शामिल है, वैश्विक और घरेलू। ये वैश्विक कंपनियों के लिए नहीं है, ये इंसेंटिव गवर्नमेंट केवल घरेलू कंपनियों को देगी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि ये 6 वर्ष के लिए नहीं है पहली बात, और ना ही 8% है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा गलत है, और तीसरा और पहला और चौथा सही है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 118वां है स्वामित्व योजना के बारे में, ठीक है। स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि यह खान मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित 2 प्रकार की योजनाएं होती है। केंद्रीय क्षेत्रक में 100% केंद्र सरकार योगदान करती है, केंद्र प्रायोजित में केंद्र सरकार कुछ योगदान करती है, मोस्टली 60% देती है और 40% स्टेट देता है, जबकि पर्वतीय राज्यों में 90-10 का अनुपात होता है, ठीक है। खैर दूसरा देखते हैं, यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और फिर यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है, ठीक है। अब आप बताइए कौन सा गलत है इसमें। तो मैं बता दूँ, इसमें आपका पहला और तीसरा कथन गलत है, जबकि दूसरा और चौथा सही है, क्योंकि यह क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग नहीं है, ठीक है। इसका ये क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे, और पहला वाला भी गलत है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 119वां क्या है। 119वां है वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के कौन से परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। वित्तीय आपातकाल पे पूछा है। तो ये नंबर 1 स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति सेवा या वेतन भत्ते कम कर सकता है राज्यों के अधिकारियों के, ठीक है। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। कब? जब अनुच्छेद 360 लागू होता है। तो इसमें देखते हैं कोई अगला स्टेटमेंट है क्या। हाँ, अगला भी स्टेटमेंट है। हमारा अगला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएंगी। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, सत्य हैं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका चौथा स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के समर्थ विचारार्थ रख सकते हैं। तीसरा भी सही है, जजों के भी वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं वित्तीय आपातकाल के समय में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला भी सही है, क्योंकि राज्यों के कर्मचारियों के भी वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि दूसरा वाला गलत है। क्यों? यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्तीय विधेयक रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकते हैं राज्यों के विधेयक वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। तो दूसरा गलत है और बाकी सारे सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 4, सॉरी 1, 3 एंड 4। ऊपरी भी नहीं होगा, और क्योंकि ओनली 2 वाला गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 20वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो ये 4 है और इन्होंने पूछा है कि मुद्रा जनित स्फीति मंदी में योगदान इनमें से कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसमें आपको याद रखना है कि सरकारी खर्च से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात की प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा मंदी में योगदान कर सकते हैं, ठीक है, मंदी से उभरने में। तो यानी कि ऑप्शन केवल बी वाला सही होगा, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 121वें क्वेश्चन को। 121वां क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया। क्वेश्चन ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में वृद्धि हुई है, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से वित्तीय सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या डाटा दिया उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा 2 एंड 4। क्यों? ये दूसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण नहीं, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है ना कि कम हुई। और हमारा तीसरा भी गलत है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में टेलीकॉम सेक्टर में भी सुधार हुआ, लेकिन इसमें पहले घटा था कोविड के समय, उसके बाद ये बढ़ा है, ठीक है। इसलिए ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा सही, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। यहाँ बिहार स्पेसिफिक सवाल यहाँ पे आ गया है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या। ये तो एकदम फैक्चुअल, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5,98,000 ये बिहार के गया जिले की जनसंख्या। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है, इनमें से कोई नहीं। 123 आप बताइए कि व्यय जो है यानी खर्चा वो ब्याज भुगतान पर जो होता है वो गैर योजना का व्यय होता है,
ठीक है, आपको याद रखना, जो लोन लेती है सरकार केंद्र, उस लोन का जो ब्याज चुकाती है वो जो है योजनागत नहीं, वो गैर योजनागत होता है, वही ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 124वें क्वेश्चन को देखते हैं। वो ये है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कि इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है वैश्वीकरण का प्रभाव कौन सा है, इसमें कौन सा है, मतलब उसमें सत्य नहीं है ये बताना है। तो आप निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक, ये आपको याद रखना, ये गलत है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि क्योंकि वैश्वीकरण के बाद से भारत में भारत में आयात ज़्यादा बढ़ा है, भारत में दुनिया की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 125वां, यह है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। जैसा कि आप देखने से ही लग रहा है कि इसमें दूसरा वाला सही है, इतना हो गया, क्योंकि लेकिन ये जो है घट करके 9.2% पे नहीं पहुंचा, यानी कि पहला इसका ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला भी सही है, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया कि पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा है, क्योंकि कोविड के समय पे कम होता है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। और ये वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का इतना नहीं है, जो 4 पॉइंट समथिंग हो गया, 7.7 नहीं, ये भी गलत है। और ये भी गलत है, 9.2% तक नहीं पहुंचा था, यानी कि इसका सही पूछा है और इनमें से कोई भी सही नहीं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उससे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं 126वें क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, आपको बताना है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन अभाव था। ये तो आपको पता है, ये तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो उपयुक्त सभी, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं 127वां। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो थे हमारे बतक मियां। बतक मियां पे 68वें बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया था, इसमें पूछ लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं 128वां। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीर अली खान, सॉरी ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती था। ठीक है, तो ये जो था बिहार में बर्खास्त आंदोलन एक किसानों का आंदोलन था, और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन घटनाओं का कालानुक्रम पूछा कि होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मॉडल मेंटो सुधार, कौन पहले आया था। तो आपको पता होगा कि होम रूल आया था 1917-18 के बाद के दौरान। ठीक है, सूरत विभाजन 1907 में हो गया था, खेड़ा सत्याग्रह ये भी उसके बाद, फिर मॉडलेमेंटो 1909 में। सबसे पहले आएगा सूरत विभाजन 2 नंबर वाला। ठीक है, और उसके बाद आएगा अपना मॉडलेमेंटो 4 वाला। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वैसे तो देखा जाए तो खेड़ा, वो होम रूल आएगा, फिर आएगा खेड़ा सबके बाद में आएगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 130वां देखते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित से किससे संबंधित नहीं था। ठीक है, लॉर्ड लिटन का संबंध किससे नहीं था। स्ट्रेची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर पे एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो आपको याद रखना इसका आंसर डी है, इल्बर्ट बिल, क्योंकि इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं 131वें क्वेश्चन को। यह है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपको पता होगा, इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये 1932 में किया था, बी ऑप्शन। 133वां। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद हड़ताल में सर्वप्रथम भूख किया था, इन्होंने आमरण अनशन किया था भूखे रह करके अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 134वें सवाल को। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 135वां। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। ठीक है, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, ये तो एकदम सरासर गलत है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, ये भी गलत है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, यही सही आंसर इसका सी, और इस समिति में महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया था। ठीक है, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, ये भी तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूची मिलान करने को दी गई है। ठीक है, अब उसमें क्या है, भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसने करी थी। ठीक है, हम देखते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आत्मीय सभा की राजा राममोहन राय ने करी थी। ठीक है, यानी केशव चंद्र सेन यहाँ से नहीं रहेंगे, और इस कॉम्बिनेशन में इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। तो आपको याद रखना कि अंबाबाई जो थी
वो कर्नाटक की थी, और कर्नाटक में भी ये मैसूर की थी। आपको याद रखना अंबाबाई कहाँ की थी, मैसूर की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, पी लॉरेंस, अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं, जे एंड्रयू। आपको बताना इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये जे एंड्रयू नहीं थे, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 139वें को। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाए रखने के लिए, ये विचार किसके थे, किस नेता ने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा, ये लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के अवसर पर कही थी। ठीक है, 140वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो ये कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, उसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की बात पारित कराई गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 140 क्वेश्चन। अब 141वें क्वेश्चन से यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के सवाल आएंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें केवल आपको मैं आंसर बताते हुए चलूंगा क्वेश्चन नंबर के साथ साथ, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे उसी आंसर के हिसाब से। ठीक है, तो 141वें में सी सही होगा, 141वें का सी सही है। आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से और क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 142 में इसका भी सी सही होगा। 143 में, 143 में आपका बी सही होगा। ठीक है, 143 में बी सही होगा। और 144 को अगर देखें तो 144 का डी सही होगा। ठीक है, और 145 का बी सही होगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बचे, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सा सही होगा। 146 में इसका भी बी सही होगा। 147 की बात करी जाए तो 147 का ऑप्शन डी सही होगा। और अगर 148 की बात करी जाए तो उसका ऑप्शन बी सही होगा। 149 की बात करी जाए तो उसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट लास्ट सवाल देखते हैं। 150 का ए सही होगा। इस प्रकार हमने 69वीं बीपीएससी के संपूर्ण पेपर को देख लिया, उसके आंसर देख लिया। आप इससे अपने आंसर को मिला सकते हैं और देख सकते हैं आपका कितना स्कोर बचा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी पिन कर सकते हैं। और इस बार का पेपर देखा जाए तो थोड़ा लेंदी रहा है हर बार की अपेक्षा, काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट किया है, और चूंकि समय 2 ही घंटा था तो इसलिए बहुत सारे लोगों का पेपर, कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हैं, और इतना लेंदी पेपर था, यूपीएससी की तरह उन्होंने बनाने का प्रयास किया, तो उस वजह से मेरा मानना है कि कट ऑफ हर बार की अपेक्षा कम ही रहेगी। खैर, आप बताइएगा आपका कैसा गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।